आपका मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं पुरुष जनन तंत्र। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था स्त्री जनन तंत्र। इस वीडियो में हम पूरा डिटेल पुरुष जनन तंत्र के बारे में देने वाले हैं। हम थ्योरी भी बताएंगे, डायग्राम के माध्यम से भी आपको हम समझाएंगे कि किस प्रकार से पुरुष जनन तंत्र कार्य करता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, लिखा हुआ है पुरुष जनन तंत्र शरीर के सुरुड़ी क्षेत्र यानी कि पेल्विस रीजन में पाया जाता है। इसके अंतर्गत एक जोड़ा वृषण होता है, कुछ सहायक ग्रंथियां होती हैं तथा नलिकाओं के साथ एक जोड़ी ग्रंथियां तथा बाह्य जननेंद्रिय इसमें शामिल होता है। बाह्य जननेंद्रिय क्या है, अभी हम इस डायग्राम के माध्यम से आपको बताएंगे। लिखा हुआ है शरीर में वृषण उदर गुहा में बाहर एक थैली में स्थित होता है, यानी कि जो वृषण होता है वो वृषण कहाँ पाया जाता है ये भी हम आपको बताने वाले। को शरीर के बाहर लटकती हुई एक झिल्ली में पाया जाता है। इसको हम वृषण कोश कहते हैं, इंग्लिश में इसको हम स्क्रोटम कहते हैं। ठीक है, वृषण कोश वृषणों के तापमान को कम करता है, यानी संपूर्ण शरीर का तापमान जितना भी होता है उससे 2 से 2.5 डिग्री कम तापमान पर ही ये शुक्राणु वृषण में बनते हैं, इसलिए उसके लिए वृषण कोश का होना आवश्यक होता है। वृषण कोश की जो लंबाई होती है 4 से 5 सेंटीमीटर होती है। वृषण कोश की जो चौड़ाई होती है वो 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। और जो वृषण है, वृषण में लगभग 250 कक्ष होते हैं, यानी पालिकाएं होती हैं, यानी कि चैम्बर होते हैं। तो आइए डायग्राम के माध्यम से हम समझते हैं कि पुरुष जनन तंत्र में कौन कौन से अंग सम्मिलित होते हैं, कि इस अंगों का क्या कार्य होता है। सबसे पहले हम देखेंगे मूत्र वाहिनी। मूत्र वाहिनी जो कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, ये मूत्र वाहिनी सीधे किडनी से जुड़ी होती है। किडनी के द्वारा जब पानी को छाना जाता है, शुद्ध किया जाता है, प्योरीफाई किया जाता है, तो जो अपशिष्ट निकलता है वो इसी नलिका के माध्यम से आकर के और मूत्राशय में पहुँचता है। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं शुक्राशय। शुक्राशय यहाँ पर देखिए दिखाया गया है। ये संरचना जो दिखाई दे रही है ये संरचना है शुक्राशय, यानी कि यहाँ पर शुक्राणु पाए जाते हैं, उपस्थित होते हैं, या आप कह सकते हैं यहाँ पर कलेक्ट होते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगली संरचना हम देख रहे हैं मूत्राशय। ये बहुत महत्वपूर्ण संरचना है। ये संपूर्ण संरचना जो गोल सी पीली दिखाई दे रही है येलो कलर की, ये संरचना मूत्राशय की संरचना है। मूत्र वाहिनी के माध्यम से जो मूत्र आता है, यूरिन आता है, वो इसी ब्लैडर में इकट्ठा होता है, इसलिए इस ब्लैडर को यूरिन ब्लैडर कहते हैं। इसके ठीक बगल में आप देख रहे होंगे एक शुक्रवाहक संरचना दिखाई दे रही है। यह भी एक नलिकावत संरचना है। ये देखिए घूम करके इस नलिका से आकर के जुड़ी हुई है। इस नलिका को ही हम कहते हैं शुक्रवाहक, अर्थात यह नलिका शुक्राणुओं को ले जाने का काम करती है, इसलिए इसे शुक्रवाहक कहा जाता है। ठीक है, इसके ठीक नीचे आप देख पा रहे होंगे ये संरचना जो दिखाई दे रही है, ये संरचना है पुरस्थ, या इसको प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। अभी अगली संरचना है सीसन की। पुरुष जनन तंत्र में ये संरचना बाह्य जननेंद्रिय के नाम से भी जानी जाती है। ये संरचना देखिए इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये संपूर्ण संरचना सीसन है। इसको लिंग भी कहते हैं, इंग्लिश में इसको पेनिस कहते हैं। यदि इसके अंदर देखा जाए तो एक मूत्र मार्ग है जो कि यूरिन ब्लैडर से सीधे जुड़ा हुआ है। यूरिन ब्लैडर से यूरिन इसी रास्ते से बाहर डिस्चार्ज किया जाता है, इसको मूत्र मार्ग कहते हैं। और इसके ठीक आगे वाले सिरे में देखेंगे, ये जो आगे का हिस्सा दिखाई दे रहा है, यह लिंग का पेनिस का अगला हिस्सा जो है, इस अगले हिस्से को हम कहते हैं सीसन मुंड, यानी इसको आगे का हिस्सा, यानी इस आगे के हिस्से को हम सीसन मुंड के नाम से जानते हैं। इसके बाद में अगली संरचना देखिए लिखा है अग्रच्छद। अग्रच्छद मतलब होता है ये जो सीसन मुंड होता है, इसके ऊपर एक प्रकार की त्वचा पाई जाती है जो इसको ऊपर से ढकने का काम करती है, इसी को हम कहते हैं अग्रच्छद। ठीक है, इसके बाद में हम देख लेते हैं एक संरचना और, जिसका नाम है स्खलन वाहिनी, या इसको स्खलनीय वाहिनी भी कहते हैं। ये स्खलन वाहिनी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। इस स्खलन वाहिनी के माध्यम से ही स्पर्म बाहर की ओर
जो है रिलीज होता है, इसलिए इसको स्खलन वाहिनी कहते हैं। स्खलन वाहिनी के माध्यम से जो स्पर्म होता है वो बाहर निकलता है। इसके बाद की संरचना को देखिए, ये है मलाशय, यानी जो भोजन होता है, भोजन का जब पाचन हो जाता है तो वो भोजन आकर के मलाशय में इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि अब यह एक प्रकार का अपशिष्ट बन गया है। इसका अब हमारे शरीर को कोई आवश्यकता नहीं है, ये पूरी तरह से अनुपयोगी पदार्थ है, इसका शरीर से परित्याग होना आवश्यक है। तो यहाँ से इसके बाद की संरचना को यदि हम देखें तो इसको कहते हैं गुदा। गुदा क्या है? ये संरचना जो दिखाई दे रही है ये संरचना गुदा कहलाती है। इसी मार्ग से इस मल को बाहर निकाल दिया जाता है, परित्याग कर दिया जाता है। ठीक है। इसके अतिरिक्त एक संरचना हमको और दिखाई दे रही है, कंद मूत्र पथ ग्रंथि। ये देखिए आपको ये जो गोल सी संरचना यहाँ दिखाई दे रही है, ये गोल सी संरचना को ही हम कहते हैं कंद मूत्र पथ ग्रंथि। अभी आपने देखा आरेखीय काट, अब हम आपको दिखाने वाले हैं जो पुरुष जनन तंत्र है उसका अनुदैर्घ्य काट। अगर पुरुष जनन तंत्र के इस अंग को विधिवत देखेंगे तो उसके अनुदैर्घ्य काट के बाद में संरचना कैसी दिखती है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। जैसा कि मैंने अभी आपको मूत्रवाहिनी बताया था, तो मूत्रवाहिनी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मूत्रवाहिनी कितनी जोड़ी होती है? मूत्रवाहिनी एक जोड़ी होती है और ये मूत्रवाहिनी सीधे मूत्राशय से जुड़ी रहती है और ऊंचे किडनी से जुड़ी रहती है। ये मूत्रवाहिनी ऊंचे से मूत्र को लाने का काम करती है। अब देखिए ये शुक्रवाहक, जैसा कि पीछे हमने बताया था, शुक्राणुओं को लाने वाली ये ग्रंथि है। ठीक उसके नीचे ये अधिवृषण की संरचना है, यानी जो वृषण होता है, वृषण को यदि काट दिया जाए अनुदैर्घ्य काट में तो इस तरह से कुछ संरचना दिखाई देगी। इसके अंदर 250 चैम्बर दिखाई देंगे और इसमें छोटी छोटी पतली पतली वाहिकाओं का एक जाल या एक गुच्छा सदृश संरचना दिखाई देगी, जैसा कि आप यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं। अब इसके बाद में हम देखेंगे, ये देखिए शुक्र वाहिका, ये शुक्रवाहिका है। शुक्रवाहक और शुक्रवाहिका दो होती हैं, ध्यान रखना है। जो वृषण होता है, वृषण के अंदर नलिकाएं होती हैं, इन नलिकाओं को शुक्रवाहिका कहा जाता है। ये शुक्रवाहिका सीधे जुड़ी होती हैं शुक्रवाहक से। ये शुक्रवाहक जो कि ऊंचे अभी मैंने आपको बताया है। ठीक है। और इसके बाद में देखिए लिखा हुआ है वृषण जालिका, ये है वृषण जालिका। जो वृषण चैम्बर होता है, वृषण में जो चैम्बर होता है उसमें तमाम एक जाल पाया जाता है, नसों का या आप कह सकते हैं वाहिनियों का जाल पाया जाता है। वो तमाम वाहिनियाँ मिल करके और तब इस वृषण का निर्माण करती हैं, इसे वृषण जालिका कहते हैं। और इसके बाद में ये है वृषण पालिका। पालिका मतलब चैम्बर, मैंने आपको बताया था, आप चैम्बर को आसानी से यहाँ पर देख सकते हैं। इस चैम्बर में ही शुक्राणुओं का निर्माण होता है और इसके बाद में यही शुक्राणु शुक्रवाहक के माध्यम से फिर जा कर के और पोषित होते हैं। पोषित होने के बाद में इन्हें रिलीज किया जाता है। अगली संरचना है वृषण की। आपको मैंने भी बताया था कि ये संपूर्ण संरचना गोल सी अंडाकार वृषण की संरचना है। ये संरचना बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार फिर मैं आपको बताए दे रहा हूँ, ये वृषण हमेशा देखिए शरीर के बाहर लटकता हुआ एक झिल्ली में पाया जाता है। ये क्यों पाया जाता है? क्योंकि इसके अंदर निर्माण होना है शुक्राणुओं का। हमारे शरीर में जितना तापमान होता है उतने तापमान पर शुक्राणुओं का निर्माण नहीं हो सकता है। इसके लिए संपूर्ण शरीर के तापमान से 2-2.5 डिग्री टेम्परेचर कम होना ही आवश्यक है। इसलिए ये शरीर से बाहर शुक्राणुओं के निर्माण का बढ़िया वातावरण देते हैं, इसलिए शरीर से बाहर पाया जाता है। अब इसके बाद में देखिए शीशन मुंड, यानी जो पेनिस होता है उसका अग्र सिरा जो होता है उस अग्र सिरे को ही हम कहते हैं शीशन मुंड। ये बहुत ही संवेदी होता है। इसी के बीच में एक पतली सी नलिका होती है, उस नलिका के माध्यम से यूरिन या स्पर्म जो है बाहर रिलीज होता है। या आप कह सकते हैं रिप्रोडक्शन के दौरान इसी मार्ग से जो शुक्राणु होते हैं उनको यूटेरस में या वेजाइना में इंस्टॉल किया जाता है, जो बाद में जाकर के अंडाणुओं से मिलते हैं, निषेचन करते हैं, फिर युग्मनज बनता है, फिर भ्रूण बनता है, फिर शिशु का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से मैंने आपको पुरुष जनन तंत्र की एक सामान्य सी जानकारी आपको देने की कोशिश की है। यदि आप किसी और विषय पर भी जानकारी चाह रहे हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर लिखें। हम जरूर आपके कमेंट को पढ़ेंगे और उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।